नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 28 मई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। बैंक की सिचुएशन को देखेंगे। आने वाले 2 सालों में बैंक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फिर 4G स्पेक्ट्रम सेल, बारिश के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को देखेंगे। गवर्नमेंट ट्रैक्स पैकेज रोल आउट और सीमेंट और स्टील कंपनीज के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर डिज़ाइन किया है सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए। ये है स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। 31 मई तक आपको ये ऑप्शन भी मिल रहा है इंस्टॉलमेंट का। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस फाइनेंशियल सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप उन तक ये लेक्चर ज़रूर पहुंचा सकते हैं बाय शेयरिंग इट। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और इस सीरीज़ को आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग योर लाइक। तो बैंक्स के बारे में बात करें तो फिच रेटिंग्स का कहना यह है कि आने वाले 2 सालों में भारत की जो बैंक्स हैं उनको 20 से लेकर $50 बिलियन कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है। उसके पीछे मेन रीज़न दिया है फिच रेटिंग्स ने, और वो ये है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जो डिसरप्शन हुआ, तो इससे बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ऐसे नुकसान की वजह से बहुत सारी ऐसी जो लोन्स हैं, जो नॉर्मल लोन्स थी, अब ये बैड लोन बन जाएगी और बैंक्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। बैंक्स का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं वो बढ़ सकता है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम यहाँ पर हाईलाइट किया है, ख़ास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस साल बजट में, या फिर गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें तो इस साल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कैपिटल इन्फ्यूजन, बैंक्स को पैसे गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट ने अलग से बैंक के लिए पैसे नहीं रखे हैं। तो दिस इज़ वन पॉइंट। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, गवर्नमेंट बैंक्स को ये बता दिया है कि अगर आपको कैपिटल की आवश्यकता है तो आप मार्केट में से ले लीजिए, आप बॉन्ड्स इश्यू कीजिए, या फिर मार्केट में से पैसे जो हैं वो शेयर्स इश्यू कीजिए। किसी भी प्रकार से आप मार्केट में से पैसे ले लीजिए, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कैपिटल एक्सेस जो है ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, और इसकी इम्पैक्ट, अगर बैंक्स की हालत सिचुएशन ख़राब हुई तो इसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी हो सकती है। क्रेडिट सूजी का कहना यह है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर को टोटल $20 बिलियन की आवश्यकता होगी, और इसमें इस $20 बिलियन में से $13 बिलियन तो सिर्फ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स की आवश्यकता होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल टाइट रॉप के ऊपर चल रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है और गुजर रही है, क्योंकि रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया है। GST का कलेक्शन जो है वो ड्रॉप होगा, जो आपका डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो ड्रॉप होगा। फिर डिसइन्वेस्टमेंट से जो आप सोच रहे थे कि आपको पैसे मिलेंगे, तो उसमें भी इश्यूज़ क्रिएट होंगे। डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे भी आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का नुकसान हो गया है। इनकमिंग मनी के इश्यूज़ होंगे, फिर आपके खर्च बढ़ चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट की है। वैसे पिछले 5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपए जितने पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। उसमें से 1 लाख करोड़ तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के माध्यम से किए गए थे। और BOFA सिक्योरिटीज़ का कहना यह है कि लगभग जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPA जो हैं वो 2 से 4% जितना इंक्रीज़ होगा। तो इसका टोटल होगा कुछ 7 से लेकर $15 बिलियन तक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती है। सेकंड टॉपिक है 4G स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार जो है वो जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना चाहती हैं, और कुछ बड़ी कंपनीज, 2 बड़ी कंपनीज है। बताइए कि कौन सी 2 बड़ी कंपनीज है हमारे देश की टेलीकॉम सेक्टर। 2 बड़े नाम जो हैं वो
कमेंट सेक्शन में बताइए, जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इसके बारे में पता है या नहीं है। ओके, तो सरकार ने एक प्लान बनाया है कि जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम जो है उसका सेल या फिर एक ऑक्शन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, और इससे सरकार को कुछ 4 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। एक इंटर मिनिस्ट्रियल नोट जो है वो तैयार की जा रही है, और ये ड्राफ्ट जो है वो जल्द कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट मंथ होपफुली इसको रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। 4G स्पेक्ट्रम जो है इसकी डिमांड बड़ी है। दो टेलीकॉम कंपनीज जो टॉप टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका डेटा और वॉइस सर्विसेज की डिमांड जो है उसमें एक हमें राइज देखने को मिला है। तो कैपेसिटी बिल्डअप के लिए उनको और ज़्यादा 4G स्पेक्ट्रम चाहिए, तो वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जैसे हमने अभी डिस्कशन की कि टैक्स कलेक्शन हो रही है, इनकमिंग रेवेन्यू जो है उसमें ड्रॉप हुआ है, तो 4G स्पेक्ट्रम सेल से अगर गवर्नमेंट को लेट्स से ये टोटल 4 लाख करोड़ रुपए ऑन द स्पॉट नहीं मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से जो भी पैसे गवर्नमेंट को मिलेंगे तो इन पैसों का उपयोग जो है फिलहाल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके पास पैसे कम हैं। एनालिस्ट्स डोंट एक्सपेक्ट द नेक्स्ट सेल टू सी स्टिफ कंपटीशन। ऐसा कोई स्टिफ कंपटीशन यहाँ पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसे भी ख़राब है। ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर को देखें तो 7 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी कर्ज है इस सेक्टर के ऊपर। वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन मैंने आपको बताई ख़राब है, और गवर्नमेंट जो है ये जो राउंड होगा ऑक्शन का, तो इसमें से कुछ 55 से 60,000 करोड़ रुपीस के इस स्पेक्ट्रम को बेच पाएगी अप फ्रंट, यानी कि ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट को कुछ 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपीस मिल सकते हैं। बाकी के पैसे जो हैं वो 16 ईयर्स में इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स नॉर्मली। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात करें, बारिश के बारे में बात करें, तो बारिश को हमारी रूरल इकोनॉमी, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये लाइफलाइन क्यों है। ये लाइफलाइन इसलिए है क्योंकि 60% जितनी हमारी जो ज़मीन है हमारे देश की, जो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, खेती बाड़ी की जो ज़मीन है, तो टोटल में से 60% आज भी डायरेक्टली बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ 40% ज़मीन पर ही हमारे पास सिंचाई की फैसिलिटी है। तो बारिश अच्छी होती है, नॉर्मल बारिश होती है, इसका स्प्रेड पूरे देश में अच्छा होता है, तो किसानों के लिए, ख़ास करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जगहों पर ज़्यादा बारिश होने लगी है, बहुत सारी जगहों पर बारिश बहुत कम होने लगी है, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दो एक्सट्रीम्स जो हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत कम, ये भी अब हमें देखने को एक ही साल में हमें देखने को मिलता है। कई बार तो एक ही स्टेट में, गुजरात की बात करूं तो कुछ सालों पहले की बात है, आई थिंक 2.5-3 साल पहले की बात है, तो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बनासकाठा। तो बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और उसी साल में, उसी वक्त, उसी मानसून सीज़न में गुजरात के कुछ ऐसे सौराष्ट्र रीजन जो है उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ना के बराबर बारिश हुई थी। तो एक ही राज्य में भी ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स या फिर एक एक्सट्रीम सिचुएशन हमें देखने को मिली है, तो ये एक चिंता का विषय है। बट एनीवे 60% जितनी जगहों पर अच्छी बारिश जब होती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी फसल तैयार होगी। फसल तैयार होगी तो किसानों के पास पैसे आएंगे, किसानों के पास पैसे आएंगे तो वो पैसे को खर्च करेंगे, और अर्बन प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो इस प्रकार से पूरी इकोनॉमी के ऊपर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है, और इसीलिए आज भी हमारे देश में बारिश जो है उसकी एक बहुत ही राह देखी जाती है। IMD का कहना यह है कि जो नॉर्मल मानसून है वो 4 दिन लेट है। 5 जून से केरला तक बारिश जो है वो पहुंच जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे देश को कवर कर लेगी ये साउथ वेस्ट मानसून की सीज़न। लास्ट ईयर की बात करें तो 8 दिन लेट थी ये मानसून विंड्स, और इसकी वजह से पूरे देश में जो एक स्प्रेड होता है बारिश का वो भी थोड़ा डिले हो गया था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, भारत जो है, भारत पाकिस्तान ये पूरा बेल्ट, खास करके भारत की बात करें तो दुनिया के 15 सबसे हॉटेस्ट सिटीज़, सबसे गर्म शहरों में 10 शहर जो हैं, दुनिया के 15 में से 10 शहर जो हैं वो भारत में थे। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात मैं कर रहा हूँ।
मेरे कलीग हैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, तो उन्होंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा वो लेक्चर। तो अच्छी खबर यह है कि नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है उनका जन्म होता है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में, और फिर वहाँ से विंड जो है वो ये मॉइस्चर वाले विंड जो हैं वो भारत की तरफ आगे बढ़ती है और इन जगहों पर बारिश होती है। तो आने वाले दिनों में हीट वेव की ये जो कंडीशन है वो फ्राइडे से नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी बहुत बारिश जो है वो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी। फिर एक इम्पोर्टेंट खबर है, प्राइम मिनिस्टर या फिर पीएम जो हम कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। तेलंगाना और झारखंड ये दो ऐसे लेटेस्ट स्टेट्स हैं, राज्य हैं जो इस स्कीम में से बाहर निकलना चाहते हैं, राइट। इसके पीछे मेन रीज़न उन्होंने ये बताया कि प्रीमियम का जो कॉस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है इसमें, और कुछ 6 मिलियन जितने किसान जो हैं इस दो स्टेट के, तो ये एनरोल हैं इस स्कीम में। अब ये दो राज्य निकल जाएंगे तो इनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाहर निकल चुके हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र, ये दो ऐसे राज्य हैं जो इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये एक प्रकार का फार्म पॉलिटिक्स है। आप ज़्यादातर स्टेट्स देखेंगे जो बाहर निकल रहे हैं तो ये सारे स्टेट्स जो हैं वो बीजेपी के स्टेट्स नहीं हैं, इसलिए बाहर निकल रहे हैं, ये बताया जाता है। अब ये भी एक एंगल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एंगल है ही नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन ये सिर्फ अकेला एक रीज़न नहीं है। इस स्कीम में यह है कि किसान जो है मैक्सिमम 2% जो भी प्रीमियम की अमाउंट है, लेट्स से अगर 100 रुपये प्रीमियम की अमाउंट है तो किसान देंगे 2 रुपये, बाकी के जो पैसे हैं वो इक्वली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर करने हैं। लेकिन अब सेंट्रल सब्सिडी का जो एक प्रीमियम है तो उसको अनइरीगेटेड, जिन जगह पर सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, और जिन जगह पर सिंचाई की फैसिलिटी है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 25% कंट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसे कुछ चेंजेस की वजह से, प्रोविजंस की वजह से, इस कैप की वजह से ये स्टेट्स जो हैं वो नाराज़ हो गए। उनका कहना यह है कि फिर बाकी का पूरा पैसा जो है वो उनको देना पड़ता है, तो इट इज़ बेटर कि वो इस स्कीम में से ही निकल जाएं। गवर्नमेंट जो ये पैकेज रोल आउट किया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट इसको ट्रैक कर रही है। गवर्नमेंट देखना चाहती है कि इसकी एक्चुअल इम्पैक्ट, ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, तो इसकी एक्चुअल इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर क्या होगी। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका डेटा, क्रेडिट ऑफ टेट डेटा है, पावर कंजम्पशन, अगर पावर कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ यानी कि फैक्ट्रीज बैक टू नॉर्मल होने लगी हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फ्यूल का कितना कंजम्पशन है, जीएसटी पेमेंट्स, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है कलेक्ट करके गवर्नमेंट इसकी इम्पैक्ट को, इस पैकेज के इम्पैक्ट को बेसिकली एनालाइज कर रही है। फिर लास्ट एक खबर है सीमेंट और स्टील कंपनीज के लिए, ये एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि कुछ 102 लाख करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट हैं उसका भविष्य फ़िलहाल अनश्योर है, राइट। इसके भविष्य के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये कितना स्मूथली आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो एक फिस्कल नहीं लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि इनकमिंग मनी जो है उसमें एक बहुत बड़ा खर्च, और आपका जो खर्च है वो बढ़ गया है लेकिन इनकमिंग मनी जो है वो कम हो गई है। तो इसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स कहते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप पैसे खर्च करते हैं तो कैपिटल जनरेट होता है, और कैपिटल आप खर्च करते हैं तो एक एसेट आपकी खड़ी होती हैं, और जॉब्स और ये सारी चीज़ें भी जनरेट होती हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये बताया जाता है कि कुछ 5 लाख से भी ज़्यादा 5,70,800 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो शायद कट किया जाए, तो इससे सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।